आज हम आपको लेकर चलते हैं स्कूल के मेन गेट पर। आप सबने स्कूल के मेन गेट पर ये लिखा हुआ अवश्य देखा होगा, ज्ञान के लिए प्रवेश, सेवा के लिए प्रस्थान। अक्सर ये जो लिखा हुआ है इसको अवॉइड कर देते हैं, लेकिन वास्तव में ये अवॉइड करने के लिए नहीं है। इसमें बहुत गहरा राज छुपा हुआ है। एक मासूम सा बच्चा जिसकी उम्र 3 से 5 वर्ष या 6 वर्ष की होती है, अपनी माँ की गोदी से उतरकर उसकी अंगुली छोड़कर इसी चौखट पर शिक्षक की अंगुली पकड़ता है। किस उद्देश्य से? उद्देश्य तो यही है, ज्ञान के लिए प्रवेश। जिस दिन बच्चा अपनी माँ की गोदी से उतरकर अपनी माँ की अंगुली छोड़ करके इस मेन गेट पर अपने शिक्षक की अंगुली पकड़ता है, उस दिन राष्ट्र उससे ये उम्मीद रखता है कि वह बच्चा ज्ञान के लिए प्रवेश कर रहा है। उस दिन उसकी माँ को नहीं पता कि वह 12 वर्ष बाद जब इसी गेट से वापस निकलेगा, तब वह किस रूप में बाहर आएगा। लिखा तो यही है, सेवा के लिए प्रस्थान। 12 वर्ष इस स्कूल में रहने के बाद जब बच्चा बाहर निकलता है तो समाज और राष्ट्र उससे उम्मीद करता है कि सेवा के लिए प्रस्थान करेगा। सेवा के लिए बच्चा तभी प्रस्थान कर पाएगा जब उसे सेवा का ज्ञान इस स्कूल में दिया गया है। सेवा का ज्ञान बालक को कब प्राप्त होगा? जब शिक्षक सेवा का ज्ञान रखता होगा। आप और हम सब डॉक्टर को भगवान कहते हैं। डॉक्टर को भगवान क्यों कहते हैं? क्योंकि हम एक पेशेंट को लेकर के जब अस्पताल में डॉक्टर के पास जाते हैं तो पेशेंट को डॉक्टर पूरी तरह से स्वस्थ कर देता है। जो उम्मीद हम ईश्वर से करते हैं कि कोई चमत्कार होगा और ये पेशेंट ठीक हो जाएगा, वह चमत्कार हमारा डॉक्टर करता है तो हम उसे भगवान कहते हैं। लेकिन बदकिस्मती से कभी कभी ऐसा हो जाता है कि पेशेंट की मृत्यु हो जाती है, तो उसके लिए हम डॉक्टर को जिम्मेदार ठहराते हैं कि डॉक्टर की लापरवाही के कारण से पेशेंट की मृत्यु हो गई है। एक बार ही मृत्यु हुई ना, फिर भी हम अस्पताल के अंदर तोड़फोड़ करते हैं, डॉक्टर पर केस कर देते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये भी शिक्षित लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। ये राष्ट्रदूत की खबर है 24 अगस्त 2024 की। 1.5 लाख रुपए रिश्वत लेते जयपुर विकास प्राधिकरण के 7 अधिकारी गिरफ्तार। रिश्वतखोर आरोपियों में तहसीलदार, कनिष्ठ अभियंता, पटवारी और गिरदावर भी शामिल है। जब ये मासूम बच्चे रहे होंगे, इनकी उम्र 3 से 5 या 6 वर्ष रही होगी, ये भी अपनी माँ की अंगुली पकड़ करके स्कूल गए होंगे, तब क्या इनकी माँ ने ऐसा सोचा होगा कि एक दिन ये अखबार में इस तरह से नाम कमाएंगे? नहीं सोचा होगा ना। क्या इनके समाज ने ऐसी अपेक्षा रखी होगी? 12 वर्ष इन्होंने भी स्कूल में अपना समय दिया है। फिर मिस्टेक कहाँ रह गई कि ये सेवा नहीं करके रिश्वतखोरी को बढ़ावा दे रहे हैं। इनको रिश्वत लेने का ज्ञान कहाँ से प्राप्त हुआ? कोई स्कूल जिम्मेदारी लेगा? नहीं लेगा। द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। किसको दिया जाता है? भारत सरकार की तरफ से कोच को दिया जाता है। किस लिए दिया जाता है? कि उससे कोचिंग लेने वाले खिलाड़ी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, इसके बदले उस कोच को द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। कोच की भूमिका रही होगी ना उसके अपने खिलाड़ी के खेल में। प्रत्येक बालक के अच्छे और बुरे में भी शिक्षक की भूमिका निश्चित रूप से रहती ही है। कभी कोई बच्चा डॉक्टर बनता है तो शिक्षक
अपनी पीठ थपथपाता है कि इस बच्चे को मैंने पढ़ाया था। जब एक बच्चा या युवा या किशोर बलात्कार का आरोपी साबित हो जाता है और उसे फांसी पर लटकाया जाता है, तब वही शिक्षक क्या अपने आप को अपराधी मान करके ग्लानि फील करता है कि ये बच्चा भी मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ है। ये अनपढ़ व्यक्ति नहीं है, ये स्कूल गए हैं, इन्होंने अपना 12 वर्ष का जीवन स्कूल में खपाया है, फिर इनको ये रिश्वत लेने की शिक्षा कहाँ से प्राप्त हुई, ये हमारे को सोचने की ज़रूरत है। ये सामान्य घटना नहीं है। फर्जी तरीके से भ्रूण लिंग परीक्षण कराने वाली महिला दलाल पकड़ी गई। ये भी अशिक्षित नहीं है, शिक्षित है। फिर ऐसे कुकर्म करने की शिक्षा इनको कहाँ से मिल रही है? शिक्षक पर पत्थर से हमला करने वाला छात्र डिटेन और उस बच्चे को बाल संप्रेषण गृह में भेजा गया है। इस बच्चे को सीखना क्या चाहिए था कि ये भाला फेंकता, ये गोला फेंकता और हमारे लिए नेशनल लेवल पे या ओलंपिक में, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर कोई मेडल जीत करके लाता। कितना अच्छा होता ना। ये डूंगरपुर की घटना है, वही डूंगरपुर जहाँ की कालीबाई ने अपने शिक्षक को बचाने के लिए अंग्रेज़ों की गोली खाई थी। ये वहाँ की घटना है। ये घटना स्कूल में घट रही है। किसने सिखाया इसको कि शिक्षक पर पत्थर फेंकना है? माँ ने तो नहीं सिखाया होगा ना, माँ ने तो स्कूल भेजा है कि उसके बच्चे को ये स्कूल राष्ट्र का एक होनहार सेवाभावी नागरिक बनाएगी। फिर ये गलती कहाँ हो रही है? पैरा मेडिकल कोर्स करना अब हुआ और महंगा। कुल फीस में 30% तक की हुई बढ़ोतरी। फर्स्ट ईयर की फ़ीस अब 35,000 की जगह 50,000 रुपये होगी। जो लाखों बच्चे पैरा मेडिकल कोर्स करना चाहते होंगे, उनके सपने टूट गए। उनके पास इतने पैसे ज़रूर नहीं हो, अगर पैसे नहीं होंगे तो वो कोर्स नहीं कर पाएंगे। फिर वो बच्चे क्या करेंगे? योग्यता है उनमें, तभी वो ये कोर्स करना चाहते हैं, लेकिन अब वो कोर्स नहीं कर पाएंगे तो फिर उनकी योग्यता कहाँ जाएगी? ये हमारे को सोचने की ज़रूरत है। ज्वेलरी शोरूम में डकैतों का तांडव, ये भास्कर की न्यूज़ है। ज्वेलरी शोरूम में डकैतों का तांडव, मालिक को गोली मारी, मौत हो गई। बेटे समेत 4 गिरफ्तार हुए हैं। 4 बदमाशों ने गन पॉइंट पर स्टाफ को बंधक बनाया और इस प्रकार से लूटपाट की। ये कौन लोग हैं? साहसी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इनके साहस का सही जगह उपयोग हो सकता था। इनके साहस को, भाई देश के नागरिक का साहस भी तो हमारे राष्ट्र का एक संसाधन है। उसका राष्ट्र को सही जगह सही इस्तेमाल करना चाहिए। अगर राष्ट्र उसको जगह नहीं दे रहा है तो फिर वो कहीं ना कहीं तो जाएगा। आपने नदी पर अगर बांध बना दिया तो वो पानी कहीं तो जाएगा। फिर हो सकता है वो आपके शहर में घुसे, हो सकता है वो आपके खेत में घुसेगा, कहीं तो जाएगा। और कहीं नहीं तो वो भाप बन करके वापस आकाश में जाएगा, पर कहीं तो जाएगा। तो राष्ट्र के संसाधनों का हमें सही तरीके से उपयोग करना चाहिए। अगर हम उपयोग नहीं कर पा रहे हैं तो इसमें गलती किसकी है? तो फिर वो जहाँ उपयोग हो रहा है, देखिए ये हमारे राष्ट्र के बच्चे हैं। यही लोग अपनी ऊर्जा का, अपने साहस का इस तरह से, अब मुझे नहीं पता ये उपयोग है या दुरुपयोग है, ये आपको सोचना है। देखिए दैनिक भास्कर में भी ये खबर छपी है। जेडीए में एसीबी का छापा, 1.5 लाख घूस लेते तहसीलदार जेईएन समेत 7 गिरफ्तार। हर टेबल पर दक्षिणा। जोन 9 तहसीलदार को 1 लाख, गिरदावर को 1 लाख, जेईएन को
40,000, पटवारी को 20,000 रुपये दिए जाने थे। तो इस प्रकार से सिस्टेमेटिक रूप से भ्रष्टाचार हमारे देश में पनप रहा है। कितने सालों से पनप रहा है, कितने सालों तक ये अपने पाँव पसारेगा, हमें नहीं पता, लेकिन कोई तो जिम्मेदार है। इसका बीज कहाँ बोया गया, आगे हम चलते हैं। डीजीपी साहू ने कहा, साइबर क्राइम से लड़ने के लिए जागरूकता ही सबसे बड़ा हथियार। साइबर क्राइम करने वाले लोग शिक्षित हैं या अशिक्षित हैं, अनपढ़ तो नहीं हैं, ये अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ लोग हैं। ये हमारे देश के संसाधन हो सकते थे ना, इनका सही जगह राष्ट्र की उन्नति के लिए उपयोग किया जा सकता था ना। क्यों ये लोग साइबर क्राइम कर रहे हैं? ये सामान्य व्यक्ति नहीं है। हो सकता है इन्हें विदेश में जाने का मौका मिलता तो ये नासा के लिए काम कर सकते थे। अगर हमारे इसरो में इन्हें काम नहीं मिल रहा तो नासा में जा सकते थे या किसी अन्य देश में जा सकते थे, पर हो सकता है ये इतने सक्षम नहीं है कि विदेश में जाएं। पर इनके पास ऊर्जा है, इनके पास क्षमता है, कौशल है। अब उस कौशल को सही जगह नहीं मिल पा रही है, तो फिर ये एक घटना देखिए। चीन की चांद से हीलियम लाने की योजना, 1.5 लाख करोड़ रुपए में लॉन्चर बना रहा है चीन। आज की लागत के 10% में 2 बार पेलोड लॉन्च करेगा। चीन ये सब कर रहा है और हम क्या कर रहे हैं? अस्पताल में हमारे डॉक्टर्स की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं, स्कूल में हमारी बेटियां सुरक्षित नहीं हैं, बहनें सुरक्षित नहीं हैं, सड़क पर सुरक्षित नहीं है। क्या हमारे देश की लड़कियों को पाकिस्तान से डर है, चीन से डर है, बांग्लादेश से डर है? उन्हें खतरा किससे है? क्योंकि हमारी सीमाएं हमारे जाबाज सिपाहियों की तरफ से, हमारी आर्मी के कारण सुरक्षित है, इसलिए परिंदा भी पाँव नहीं मार सकता। हमारे सैनिक भी तो हमारे देश के नागरिक हैं। जब उनके साहस का हमारी सीमाओं पर उपयोग हो रहा है, उनके जुनून का, उनके जज्बे का वहाँ उपयोग हो रहा है, तो हमारे देश के बाकी बचे हुए जो मानव संसाधन हैं उनका राष्ट्र की उन्नति में उपयोग क्यों नहीं हो पा रहा है? इसके लिए कौन जिम्मेदार है? क्या उन्हें सही तरीके से शिक्षित नहीं किया गया? ये शिक्षा कहाँ से आ रही है? क्यों हम चांद की हीलियम की छोड़ दीजिए, हमारे देश की जो हीलियम है उसको ही उपयोग में नहीं ले पा रहे हैं? हीलियम की छोड़ दीजिए, हमारे देश का जो मानव संसाधन है उसका भी हम सही तरीके से सही उपयोग क्यों नहीं कर पा रहे हैं? 90% बच्चे बेरोज़गारी की लाइन में खड़े हो जाते हैं। ये बेरोज़गारी का ज्ञान कहाँ से मिला उसको? क्यों हमारे देश का 90% संसाधन बेरोज़गार हो गया? क्या कोई माँ ऐसी उम्मीद करेगी कि ये स्कूल उसके बच्चे को 12 वर्ष बाद जब वापस सौंपेगा तब उसे एक बेरोज़गार का तिलक लगा करके भेजेगा, या उसे बलात्कारी का तिलक लगा करके भेजेगा, या अपराधी का तिलक लगा करके भेजेगा? जब अस्पताल की दुर्घटना के लिए डॉक्टर जिम्मेदार है, तो समाज की दुर्घटना के लिए शिक्षक जिम्मेदार क्यों नहीं है? स्कूल जिम्मेदार क्यों नहीं है? आखिर उस बच्चे ने भी 12 वर्ष का अपना अनमोल जीवन स्कूल को दिया है। क्या एक बच्चे ने अपना जीवन, 12 वर्ष का जीवन एक स्कूल को इसलिए समर्पित किया कि शिक्षा विभाग के सभी कार्मिकों को समय पर वेतन मिलता रहे? राष्ट्रदूत अखबार की खबर है, ब्यावर में खाली पड़े विद्यालयों में शिक्षकों की मौज। विद्यालय खाली है, शिक्षकों की मौज हो रही है।
सरकार को प्रति माह लग रहा है लाखों का चूना। स्कूल में बच्चे नहीं हैं लेकिन शिक्षक हैं। ये अजीबोगरीब घटना है। यहाँ आंगनबाड़ी केंद्र भी संचालित है, उसमें भी बच्चे नहीं हैं लेकिन कार्मिक हैं। सैलरी मिल रही है, समय पर मिल रही है। ऐसे हजारों स्कूल हैं जहाँ बच्चे हैं, शिक्षक नहीं हैं। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? कोई तो जिम्मेदार होगा। भारत समाचार की घटना है ये। सैया हमार कोतवाल, बिना पढ़ाए मैडम ले रही थी पगार। प्राथमिक विद्यालय सीना, मेरठ की खबर है। दैनिक भास्कर की एक और खबर देखिए। देरी से आने वाले शिक्षकों को बाहर खड़ा रखा, अनुपस्थिति लगाने की मांग। शिक्षकों की लेट लतीफ़ी से नाराज ग्रामीणों ने स्कूल पर लगाया ताला। स्कूल में शिक्षक टाइम पर नहीं पहुंचे तो ग्रामीणों ने स्कूल के मेन गेट पर ताला लगा दिया। 7:30 तक शिक्षकों को स्कूल में आ जाना चाहिए। बच्चे आ रहे हैं लेकिन शिक्षक नहीं आ रहे हैं। 8:30 तक आ रहे हैं, 9 बजे तक आ रहे हैं। ऐसा ये अकेला स्कूल नहीं है, हजारों स्कूल हैं। 70% स्कूल हो सकते हैं, लेकिन सभी ग्रामीणों के पास इतना समय कहाँ है कि वे स्कूल में जाकर के ताला लगाएं और सरकार के अपराधी बन जाएं। इन्होंने भी तो यही किया है। ये ग्रामीण लोग थे, इन्होंने राजकार्य में बाधा पहुंचाई है। शिक्षक से ज़्यादा उम्मीद करेगी सरकार या ग्रामीणों से ज़्यादा उम्मीद करेगी? सरकार के ये वेतनभोगी दामाद है। समय पर वेतन देगी सरकार। सरकार को क्या चाहिए? समय पर सूचनाएं चाहिए। सूचनाएं मिल रही है, मतलब स्कूल ठीक से काम कर रहा है। बच्चों को क्या मिल रहा है, उससे सरकार को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। अगर ज़्यादा फर्क पड़ता तो बेरोजगारों की ये भीड़ क्यों? अब सरकार कौन है, इस पर भी हमें विचार करना चाहिए। ग्रामीणों व भामाशाहों ने सुरक्षा की दृष्टि से बालिका विद्यालय में सीसीटीवी कैमरे लगाने की भी पहल की, जिस पर कार्यवाहक प्रधानाध्यापिका ने अनुमति नहीं दी। सीसीटीवी कैमरे लगाने की अनुमति ग्रामीणों को नहीं दी। क्यों? क्योंकि शिक्षक ज़्यादा समझदार हैं। ताकि आपका बच्चा स्कूल में क्या कर रहा है ये आप नहीं देख सकते। 12 वर्ष तक आपके बच्चे को जेल में रखा गया या जन्नत की सुविधाओं में रखा गया, कोई नहीं जानता। आपको सिर्फ मार्कशीट का एक कागज़ का टुकड़ा दिखाया जाएगा कि ये आपके बच्चे का वर्ष भर का रिपोर्ट कार्ड है। आपको ये अनुमति नहीं कि आप बच्चे से प्रश्न पूछेंगे। स्कूल में शिक्षक की मात्र उपस्थित होता है या नहीं होता है, ये कोई मायने नहीं रखता है। वहाँ के कार्मिक उपस्थिति पंजिका में शिक्षक की उपस्थिति हो जानी चाहिए और ऑनलाइन उपस्थिति हो जानी चाहिए। प्रतिवर्ष शिक्षक को वेतन वृद्धि का लाभ मिलेगा, समय समय पर बोनस मिलेगा, एससीपी का लाभ मिलेगा और प्रमोशन भी मिल जाएगा। उसका परीक्षा परिणाम क्या रहा क्या नहीं रहा, इसे कोई देखने वाला नहीं है। उसने अपने सेवा काल में कितने बच्चों को सेवा के लिए प्रस्थान कराया या राष्ट्र की दुर्गति के लिए प्रस्थान कराया, इसका भी कहीं कोई रिकॉर्ड नहीं है। अब ये प्रश्न किससे पूछा जाए? आप कहोगे सरकार से। इसके लिए तो सरकार जिम्मेदार है। मुझे नहीं पता सरकार जिम्मेदार है या कौन जिम्मेदार है। पहले समझ तो लें सरकार कौन है। 26 जनवरी 1950 से हमारा देश
लोकतांत्रिक राष्ट्र कहलाता है। सिर्फ लोकतांत्रिक नहीं बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र हमारे देश को कहा जाता है। लोकतंत्र का मतलब है जनता का शासन, जनता के लिए शासन और जनता द्वारा शासन, मतलब सरकार जनता ही है। अब आप ये कहते हो कि 5 साल के लिए आपके द्वारा चुने हुए जो प्रतिनिधि है वे वहाँ जा कर के संसद या विधानसभा में जा कर के काम कर रहे हैं, तो उनसे प्रश्न पूछा जाए, उनको आप लोग कभी भी हटा सकते हो, कभी भी नहीं हटा सकते, तो 5 साल बाद हटा ही सकते हो। और आप कहते हो कि उन 5 साल के लिए काम करने वालों से उम्मीद रखी जाए। नहीं, वे सरकार नहीं है, वे तो अस्थायी सरकार है और आपके चाहने या न चाहने तक ही वे वहाँ है। स्थायी सरकार तो देश की जनता है। स्कूल में एक माँ का बच्चा जा रहा है, ये देश की जनता देख रही है। स्कूल में क्या हो रहा है ये जनता नहीं देख रही है, तो इसके लिए भी जनता जिम्मेदार है। देखना चाहिए फिर भी नहीं देख रही है, तो इसके लिए भी जनता जिम्मेदार है। देश में ये बच्चे, स्कूल के जो बच्चे हैं वे सेवा के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। अब वो सेवा का ज्ञान लेके जा रहे हैं या रिश्वत का ज्ञान लेके जा रहे हैं या बलात्कार का ज्ञान लेके जा रहे हैं या भ्रष्टाचार का ज्ञान लेके जा रहे हैं, ये देखना भी तो देश की स्थायी सरकार की जिम्मेदारी है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप जा कर के किसी शिक्षक की गिरेबान पकड़ लोगे, ये भी तो एक जिम्मेदार नागरिक का काम नहीं है। एक बहुत अच्छी खबर है जो हमें पढ़नी चाहिए। बेटियों को बचाने के लिए दरिंदों को सिखाना होगा सबक। ये दरिंदे कौन हैं? क्या ये बच्चे स्कूल नहीं गए थे? इनको दरिंदा किसने बनाया? दोहरी राय नहीं रखे। मेरा प्रश्न सिर्फ इतना सा है कि जिनको आप दरिंदे कह रहे हैं, क्या इनकी माँ ने इन बच्चों को स्कूल भेज करके कोई अपराध किया था? ये भी तो स्कूल में ही 12 वर्ष अपना जीवन दे करके बाहर आए हैं, तो फिर अपराध किसने किया जो ये दरिंदे बने हैं? कौन जिम्मेदार है इनके दरिंदे बनने के लिए? अगर आप माँ से ही कह देते कि हम आपके बच्चे को नहीं पढ़ा सकते, तो 12 वर्ष अपने पास नहीं रखते। आपने 12 वर्ष तक इन बच्चों को अपने पास में इसलिए रखा क्योंकि आपको वेतन लेना था, आपको अपना नामांकन बनाए रखना था। तो अपना नामांकन बनाए रखने के लिए आपने एक दरिंदे को अपने स्कूल में एडमिशन क्यों दिया? क्योंकि दीपक से दीपक जलता है। तो आपने तो अपने घर का दीपक जलाने के लिए, अपना चूल्हा जलाने के लिए इन बच्चों को अपने स्कूल में रखा और इन्हें दरिंदा बनते रहने दिया गया। आपने क्यों इनकी माँ को नहीं कहा गया, आपने क्यों इनकी माँ को नहीं कहा कि आपका बच्चा नहीं है, ये दरिंदा है और धीरे धीरे एक बीज से वृक्ष बनता जा रहा है? कहना चाहिए था ना। हो सकता है कि आपके पास वो एबिलिटी नहीं हो, लेकिन इसकी माँ के पास एबिलिटी हो सकती थी, लेकिन आपने नहीं बताया। क्योंकि आपको तो 15 तारीख को अपना वेतन बिल बनवाना होता है, तो आपकी नज़र तो 1 तारीख को सैलरी लेते ही अगला वेतन बिल बनाने पर रहती है। तो जिम्मेदार कौन है? मैं किसी पर आक्षेप नहीं लगा रहा हूँ, पर कोई तो जिम्मेदार है। बिना कारण के कोई कार्य नहीं होता। ये देश में जो वातावरण बना है, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? मैं सिर्फ इतना सा जानता हूँ कि दुनिया की हर माँ इस उम्मीद से अपने बच्चे को अपनी गोदी से उतार करके इस चौखट पर ले जाती है और उसे 12 वर्ष के लिए स्कूल को सौंपती है। फिर उस माँ को एक दरिंदा क्यों सौंपा गया? 12 वर्ष के बाद में उसे एक दरिंदा क्यों सौंपा जा रहा है? एक रिश्वतखोर क्यों सौंपा जा रहा है? उसे भ्रष्टाचारी क्यों सौंपा जा रहा है? इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? देखिए, एक पॉजिटिव खबर मैं पढ़ के सुनाता हूँ, आपको भी देखनी चाहिए। चौथी औद्योगिक क्रांति का लाभ उठाने के लिए शैक्षणिक संस्थानों को अनुसंधान के क्षेत्र में आगे आना होगा।
राजस्थान पत्रिका 23 अगस्त 2024 संपादकीय पृष्ठ पर ये संपादकीय लेख है। द्रौपदी मुर्मू भारत की राष्ट्रपति, शोध और नवाचार के क्षेत्र में ये लेख लिखा गया है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देने पर जोर देती है नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति। बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेरा फिर ये प्रश्न सरकार से नहीं है जो दिल्ली में बैठी हुई है या जयपुर में बैठी हुई है या जिसने शिक्षा नीति बनाई है। मेरा प्रश्न तो इस देश की स्थायी सरकार से है जो इस देश की 140 करोड़ जनता है। 5 साल की अस्थायी सरकारों से मेरा प्रश्न कभी नहीं है। मेरा प्रश्न तो